समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर दिया जोर। बदलते वैश्विक यथार्थ के अनुरूप यूएन में बदलाव की बताई जरूरत। कहा 21वीं शताब्दी में नहीं चल सकता 20वीं शताब्दी वाला दृष्टिकोण। पीएम मोदी ने कहा 9 वर्ष की राजनीतिक स्थिरता से देश में हुए कई सुधार और प्रगति को मिली नई रफ्तार। भारत की G20 अध्यक्षता की उपलब्धियों को सराहा। कहा आज वैश्विक चुनौतियों के हल का हिस्सा बन रहा है भारत। देश की राजधानी भव्य G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने उपराज्यपाल के साथ तैयारियों का लिया जायजा। दिल्ली पुलिस ने दूसरे दिन भी की फुल ड्रेस रिहर्सल। सनातन धर्म पर डीएमके नेता के विवादित बयान पर भाजपा आक्रामक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहा है घमंडिया गठबंधन। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूछा क्या यही है विपक्षी दलों की सोची समझी रणनीति। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के डूंगरपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा को किया संबोधित। गहलोत सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप। कहा अशोक गहलोत न तो हिंसा रोक सकते हैं और न ही दंगे। महिला सुरक्षा में बताया असफल। मध्य प्रदेश के सतना में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा भाजपा सरकार में हुआ मध्य प्रदेश का जबरदस्त विकास। पीएम मोदी के नेतृत्व में जन कल्याण के लिए उठाए गए बड़े कदम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। बात करते हैं G20 की। नौ 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता से कई सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। इनमें से कुछ मेरे दिल के बहुत करीब हैं। पीएम ने कहा साल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। हमारे जीवन में भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया का जीडीपी केंद्रित दृष्टिकोण अब मानव केंद्रित दृष्टिकोण में बदल रहा है। भारत इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास भी विश्व कल्याण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। पीएम ने कहा G20 में हमारे शब्दों और दृष्टिकोण को दुनिया केवल विचारों के रूप में नहीं बल्कि भविष्य के रोड मैप के रूप में देखती है। आज भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है जिसे अगले हजारों वर्षों तक याद रखा जाएगा। लंबे समय तक भारत को 1 अरब भूखे पेट वाले देश के रूप में देखा जाता था। अब ये 1 अरब महत्वाकांक्षी मस्तिष्क और 2 अरब कुशल हाथों वाला देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G20 में अफ्रीका भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पक्षों को सुने बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 1 दशक से भी कम समय में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपनी जगह बनाई है और जल्द ही भारत दुनिया के 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। उन्होंने कहा विभिन्न देशों में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत और कूटनीति ही है। पीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता से इतर रहकर भी भारत विश्व शांति के लिए हर प्रयास को समर्थन देता रहेगा। दुनिया की बदलती वास्तविकताओं के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र में सुधार का आह्वान करते हुए पीएम ने कहा कि 21वीं सदी में 20वीं सदी का दृष्टिकोण दुनिया में नहीं चल सकता और उन आवाजों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें जो मायने रखती हैं। और देश की राजधानी भव्य G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। इस शानदार आयोजन के लिए दिल्ली दुल्हन की तरह सजाई गई है। मेहमानों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने आज शाम शहर की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ तैयारियों की समीक्षा की। पीएम के प्रधान सचिव और दिल्ली के एलजी को तैयारियों के बारे में बताया गया।
नॉर्दर्न रेलवे के मुताबिक नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 8, 9, 10 और 11 सितंबर को कुछ ट्रेन सेवाओं में परिवर्तन किया गया है। नॉर्दर्न रेलवे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए 8 सितंबर को 4 ट्रेनें, 9 सितंबर को 34 ट्रेनें, 10 सितंबर को 37 ट्रेनें और 11 सितंबर को 2 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 64 रेलगाड़ियों के मार्ग बदले गए हैं। सम्मेलन की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इसे ध्यान में रखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं। रेलवे के अनुसार 8 से 11 सितंबर तक नई दिल्ली आने वाली या नई दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ियों का पड़ाव गाजियाबाद या हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन होगा। और दिल्ली मेट्रो की चुनिंदा स्टेशनों पर सोमवार से 10 दिन तक टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड लिए जा सकेंगे। ये सुविधा G20 प्रतिनिधियों और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए है जो दिल्ली में प्रमुख पर्यटन स्थलों को देखने के इच्छुक हैं। 1 दिन की मान्यता वाला कार्ड 200 रुपए का और 3 दिन की मान्यता वाला कार्ड 500 रुपए का मिलेगा। इसमें 50 रुपए की सुरक्षा जमा राशि शामिल है जो कार्ड वापसी पर लौटा दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने डूंगरपुर पहुंचने पर बेणेश्वर धाम में पूजा अर्चना की। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री ने डूंगरपुर से भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। परिवर्तन संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ये यात्रा 19 दिनों तक लगभग 2500 किलोमीटर तक चलेगी और 52 विधानसभा क्षेत्रों में संपर्क करेगी। मित्रों, आज ये परिवर्तन यात्रा का दूसरी यात्रा यहां से निकल रही है। यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जो निकल रही है वो 19 दिन घूमेगी, लगभग 2500 किलोमीटर घूमेगी, 52 विधानसभाओं में संपर्क करेगी, 156 जगह पे छोटी सभाएं, 52 जगह पे सभाएं और 54 जगह पे बड़ी सभाएं कर पूरे राजस्थान में परिवर्तन का संकल्प करने का काम करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान पर कहा कि डीएमके के बड़े नेता कह रहे हैं कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया है। डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू को टेरर से जोड़ा और हिंदू का अपमान किया। अब इनके नेता भी यही कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। अमित शाह ने डूंगरपुर में परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान रोड शो किया।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में डीएमके के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर लेकर विवादित टिप्पणी पर कहा कि उदयनिधि के बयान से मोहब्बत के दुकानदार का असली चेहरा सामने आ गया है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि सनातन धर्म के समूल नाश पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। ये हेट स्पीच का मामला बनता है। तमिलनाडु सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि जिस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उस कॉन्फ्रेंस का शीर्षक क्या था? इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। यह कोई बाई चांस मुंह से निकला बयान नहीं था। यह बाकायदा एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका शीर्षक है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। हिंदी में कहेंगे सनातन धर्म का समूल नाश। इरेडिकेशन की हिंदी हुई सनातन धर्म का समूल नाश। और ऐसा भी नहीं कि वो सीधे बयान दे रहे थे। आप सबने वो क्लिप देखी होगी, पढ़ रहे थे कागज से। इसका मतलब इट वॉज वेल थॉट आफ्टर, वेल रिटन, विद अ प्रॉपर डिजाइन, विद ए प्रॉपर कंक्लूजन। और यह भी मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुंबई में बैठक खत्म हुई और 24 घंटे में धमाका। मैं पूछना चाहता हूं कि यह उदयनिधि को किसने लिख के दिया था कागज, और इसमें इस गठबंधन का क्या रोल है? सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार जन कल्याण की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। हमारी सरकार आने के बाद 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, हर गांव को बिजली मिली है, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ जनधन योजना अकाउंट बने हैं, 50 करोड़ आयुष्मान भारत मिला है। तो जब इनका एजेंडा साफ है कि हिंदू धर्म का समूल नाश करना है, सनातन धर्म का समूल नाश करना है, तो यह सिर्फ कोई धर्म संस्कृति का विषय नहीं है, यह भारत के समूल नाश करने का आधार है। और यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, भारत के वो हिस्से जहां इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म हो गया, इन द लेटेस्ट हिस्ट्री पाकिस्तान, व्हाट हैपेंड? आज तबाही का मंजर है कि नहीं? सुधांशु त्रिवेदी ने देश में विकास की तेज रफ्तार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश तेजी से प्रगति कर रहा है। आज मैं पूछना चाहता हूं इस गठबंधन से, वी आर हैविंग द ग्रोथ रेट ऑफ 7.8%, विच इज हाईएस्ट एमंग ऑल द मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मैं पूछना चाहता हूं, ये तथाकथित जो कहते हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, इनके दौरे हुकूमत में एक साल बताएं जब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत की हुई हो। नहीं है। यह बताइए, हमारी जब जब सरकार रही है, ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही है। इनकी जब जब सरकार रही है, महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि सनातन धर्म को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म सदियों से अस्तित्व में है और रहेगा। खेल मंत्री उदयनिधि ने सनातन धर्म के विषय में बोला है। सनातन धर्म आज से धर्म है, उसी से सारे जितने भी धर्म हैं, जितने पंथ हैं, उनकी उत्पत्ति हुई है। उसको किसी भी कीमत से मिटाया नहीं जा सकता। चाहे खेल मंत्री उदयनिधि के साथ अनेकों आ जाएं तब भी, चाहे पूरा विरोधी हो जाए, लेकिन वह जो सनातन धर्म है वह आज से आया है और अंत तक रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित जन आशीर्वाद यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि बीमारू कहे जाने वाले राज्यों में से मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में उभरा है। मैं ये गौरव के साथ कह सकता हूं 2023 में कि जो बीमारू राज्य थे उसमें से मध्य प्रदेश एक विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय 2002 में 11,171 रुपए थी। आज मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी साल की 1,40,000 रुपए हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने इस दौरान इसरो के वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के लिए बधाई भी दी। हम चंद्रयान पर हमारा सैटेलाइट लैंड कर गया है।
कल हमारा आदित्य L1 सक्सेसफुल लॉन्च हो गया है और वो 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा और 5 साल तक सूरज की पूरी अध्ययन करके जमीन पर हमें बताएगा। इसरो के साइंटिस्टों को बहुत बहुत बधाई जो आज चंद्रमा और सूरज को जीतने के लिए काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का उनको आशीर्वाद मिला है। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लोग भारत के धर्म और संस्कृति पर आघात करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और वहां पर जब एक तरफ भारत को हम विकसित बनाने के लिए लगे हैं, जब हम लोग एक तरफ भारत चांद और सूरज को जीत सके इसके लिए लगा है और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने का प्रयास कर रहा है। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश के सौर मिशन आदित्य L1 की ताज़ा स्थिति के बारे में इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन पर बात करते हुए लिखा है, आदित्य L1 उपग्रह अच्छी हालत में है और ठीक से काम कर रहा है। इसरो ने कहा, आदित्य L1 को बेंगलुरु स्थित ISD-RAC से पृथ्वी की पहली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। आदित्य L1 फिलहाल पृथ्वी के नए ऑर्बिट 245 गुना 22459 किलोमीटर में है। इसरो ने कहा कि 5 सितंबर को लगभग 3 बजे आदित्य L1 को पृथ्वी की अगली कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर अपने सभी कार्य पूरे कर लिए हैं, इसे निष्क्रिय कर दिया गया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान के जरिए चंद्रमा पर ले जाया गया था। रोवर अब तक चंद्रमा की सतह पर 100 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका है। इसरो ने यह भी बताया कि चंद्रमा पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर को होने की आशा है और अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करने की उम्मीद है। इससे पहले इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 3 मिशन के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम सही कार्य कर रहे हैं और चंद्रमा पर रात होने के बाद निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया गया है। रिसीवर को चालू रखा गया है। उन्होंने कहा कि अन्य कार्यों के लिए प्रज्ञान रोवर को फिर से सफलतापूर्वक सक्रिय करेंगे। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी मंगलवार को अपने घर पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। मंगलवार को शाम 8 बजे से मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी गठबंधन के दलों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं के लिए डिनर का आयोजन भी किया जाएगा। देश में इस वर्ष अगस्त के महीने में 162 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो अगस्त के महीने में होने वाली औसत वर्षा से कम है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में काफी अधिक वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने सितंबर महीने में सामान्य वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस महीने देश के कई उत्तर पूर्वी इलाकों, पूर्वी भारत, हिमालय से सटे क्षेत्रों और पूर्व मध्य तथा दक्षिणी प्रायद्वीप में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में वर्षा सामान्य से कम होगी। वर्ष 2023 का दूसरा नौसेना कमांडर्स सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। वर्ष में 2 बार आयोजित किए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मेलन में नौसेना कमांडर महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी पिछले 6 महीने के दौरान की गए संचालन, साज सामान, उपकरण, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी और जनरल मनोज पांडे भी सम्मेलन में मौजूद रहेंगे।
कमांडर्स नौसेना की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। इस अवसर पर नौसेना कमांडर्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैसे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के खाली हुए एक राज्यसभा सीट के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव आयोग ने पिछले महीने खाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया था। बीजेपी सांसद द्वार दुबे के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। सीतारमैया कैबिनेट के मंत्रियों को जल्द ही शानदार कारें मिलेंगी। हालांकि उनकी सरकार अपनी 5 गारंटियों और प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के लिए संघर्ष कर रही है। सरकार लगभग 9.9 करोड़ रुपए की लागत से टोयोटा से 33 इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड कारें खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कहा जाता है कि हाल ही में 100 दिन पूरे करने वाली सिद्धारमैया सरकार की ओर से मंत्रियों को ये आलीशान कारें विशेष उपहार के रूप में दी गई हैं, जिसका विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों को विकास के लिए फंड नहीं मिल रहा। यह बात पुरानी है। विकास मुद्दा नहीं है, मुद्दा है जल्दी ही तमाम मंत्री बड़ी लग्जरी कार का लुत्फ उठाएंगे। सरकार ने टोयोटा कंपनी की सबसे नई और सबसे महंगी हाई क्रॉस हाइब्रिड SUV कार खरीदने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कार डिलीवर भी हो चुकी है। इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। Many times Mr. Siddaramaiya and Deputy CM Shiv Kumar has openly said that there is no money for developmental works. How they can give the money for the car purchase now? And immediately after coming to power, they wanted to erect Rajiv Gandhi statue in Bangalore. Okay, for all this they have money, but developmental work they have no money. What is this? सिद्धारमैया सरकार ने 100 दिन के अंदर 5 गारंटी को लागू करने का वादा किया है और 4 गारंटी लागू कर चुकी है। सरकार ने इन गारंटी के लिए करीब 42,000 करोड़ का बजट बनाया है, लेकिन सरकार हर रोज यह कहती है कि विकास के लिए पैसा नहीं है। फ्री बस सेवा से कर्नाटक रोड परिवहन संस्थान की तिजोरी खाली हो रही है और विपक्ष के मुताबिक अब डीजल के लिए भी परिवहन को मजबूर होना पड़ेगा। इससे सरकार के राजस्व पर अच्छा खासा बोझ बढ़ा है। लेकिन उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार कार खरीदने के प्रस्ताव की सराहना करते हैं और उनके मुताबिक इसमें कुछ भी गलत नहीं है। Quite natural when the government comes, naturally if there is no vehicles for travel, what is the big deal in it? Nothing a big deal in it. कर्नाटक सरकार इस इनोवा कारों की जल्दी और सीधी खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता एक्ट के तहत 4G छूट दे रही है। ये फ्लोटिंग टेंडर के बिना दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान करता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटी की सबसे महंगी गारंटी गृह लक्ष्मी योजना 30 अगस्त को शुरू किया है और ज्यादा फंड जुटाने के लिए सरकार SC/ST फंड से भी पैसा डाइवर्ट करना चाहती है, जिसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया है। Hybrid leaders want to purchase hybrid cars. Say, what about the old cars? That is also new cars only. That too Innova and Fortuner, many hybrid cars only they have brought. Now they wanted this hybrid because this is a new model. See, this is the attitude of these Congress leaders. They wanted to enjoy power, but today there is a power cut in Karnataka, no developmental work, and still they wanted to talk only about these guarantees and they wanted to cheat these leaders. विपक्ष के सवाल पर मुख्यमंत्री चुप हैं, लेकिन हर रोज 5 गारंटी सरकार के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है। इसी बीच ये नई लग्जरी कार मंत्रियों को देकर शायद उनकी और विधायकों की विकास के फंड की मांग पर कुछ दिन तक ताला लगाना चाहती है। आयशा खानम की रिपोर्ट, DD न्यूज। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज और डेनियल मेदवेदेव ने US ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं महिला वर्ग में ऑन्स जेप्योर को अंतिम 16 में प्रवेश करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। US ओपन से जुड़ी और खबरों के लिए नजर डालते हैं इस टेनिस रैप पर।
साल के चौथे ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने प्रतियोगिता के पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे दौर के मुकाबले में अल्कराज ने ब्रिटेन के डेन इवांस को 6-2, 6-3, 4-6, 6-3 से हराने में सफलता पाई। राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में अल्कराज का सामना मैटेओ अर्नाल्डी से होगा। तीसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव ने तीसरे दौर के मुकाबले में जीत हासिल करते हुए यूएस ओपन की अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। मेदवेदेव ने अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बेस को 6-2, 6-2, 7-6 से हराया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर यूएस ओपन के प्री क्वार्टर की बर्थ हासिल कर ली है। तीसरे दौर के मुकाबले में ज्वेरेव ने दिमित्रोव को 6-7, 7-6, 6-1, 6-1 से मात दी। 13वीं वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनोर ने यूएस ओपन के अंतिम 16 में जगह बना ली है। डी मिनोर ने तीसरे दौर के मुकाबले में चिली के निकोलस जेरी को हराया। इटली के जेनिस सिनर ने भी यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। छठी वरीयता प्राप्त सिनर ने तीसरे दौर के मुकाबले में स्विट्जरलैंड के स्टैनिस्लास वावरिंका को हराने में सफलता पाई। 8वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्री रुबलेव ने यूएस ओपन की तीसरे दौर के मुकाबले में फ्रांस के आर्थर रिडरकनेच को हराकर अंतिम 16 में स्थान हासिल कर लिया है। रुबलेव ने आर्थर को 3-6, 6-3, 6-1, 7-5 से हराया। महिला एकल में बेलारूस की आरियाना सवालेंका ने यूएस ओपन के अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त सवालेंका ने तीसरे राउंड के मुकाबले में फ्रांस की क्लारा ब्यूरेल को 6-1, 6-1 से मात दी। अमेरिका की मैडिसन कीज ने अपनी जीत के अभियान को जारी रखा है। तीसरे दौर के मुकाबले में मैडिसन कीज ने रूस की ल्यूडमिला सैमसोनोवा को हराने में सफलता पाई। तीसरी वरीयता प्राप्त अमेरिका की जेसिका पेगुला ने यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पेगुला ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को 6-4, 4-6, 6-2 से हराया। चीन की किनवेग झेंग ने अपने शानदार खेल को जारी रखते हुए यूएस ओपन के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। झेंग ने इटली की लूसिया ब्रोंजेटी को 6-3, 4-6, 6-4 से हराया। ट्यूनीशिया की 5वीं वरीयता प्राप्त ऑन्स जबियोर ने यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। जबियोर ने तीसरे दौर के मुकाबले में चेक गणराज्य की मैरी बॉस्कोवा को मात दी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।